All right, so from today, we are going to start with electrostatics. And as I told you, electrostatics part 1, मतलब 11th का part, और electrostatics part 2, मतलब 12th का part, ये combine करके ही मैं JEE NEET CET लेता हूँ. So I will start with right from 11th electrostatics, and I will be keeping the level which is required. Okay, so simple questions करके हो गया, वैसा नहीं होगा. जहाँ पे जो required है वो करना पड़ेगा. You will realize कि why it is important for you to know little bit of mathematics. इसलिए पहला ही question मैंने ऐसा यहाँ पे रखा है where you will understand 11th का electrostatics और 11th या फिर 12th का mathematics, how to apply mathematics to solve questions of physics. So question number 1. A total charge Q is broken into two parts. हमारे पास एक charge था. Let's say I have a charge. अब इस charge को मैंने दो parts में split up कर दिया. So this charge, let's say Q, capital Q, is broken into two parts, Q1 and Q2. Okay, and they are placed at a distance R. So they are placed at fixed distance R. ये important है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि distance R रहेगा, मतलब R constant रहेगा from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when Q2 equal to Q by R, Q1 equal to Q minus Q by R, Q2 equal to Q by 4, Q1 equal to Q minus 2 Q by 3, Q2 equal to Q by 4, Q1 equal to 3 Q by 4, Q1 equal to Q by 2, Q2 equal to Q by 2. तो first of all, total charge Q को आपने split कर दिया in two parts, Q1 and Q2. Okay, so I will solve this question in two different methods. Why are two different methods? So I have to tell you something important here. So method number 1. Okay, good. So total charge Q is Q1 plus Q2. Equation number 1. What else do you know is? Okay, तो आपको क्या पता है यहाँ पे? मैं ऐसा करता हूँ, capital Q, total charge is Q1 plus Q2. तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे Q2 is equal to Q minus Q1. डेफिनेटली लिख सकते हैं. What we know is force between the two charges is K, which is 1/4 pi epsilon 0, Q1 Q2 by R square. Right? So force F is equal to K Q1. Q2 is Q minus Q1 by R square. Equation number 1. Right? अब यहाँ तक फिजिक्स का पार्ट है. इसके आगे अब आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. तो थोड़ा मैं मैथमेटिक्स पे ले जा रहा हूँ, फिर वापस यहाँ पे आएंगे हम लोग. ओके, तो इन मैथमेटिक्स जब आप ग्राफ प्लॉटिंग करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप जो चाहो वो प्लॉट करो, एक्स एक्सिस पे आप जो चाहो वो प्लॉट करो. राइट? हो सकता है हमारे पास ऐसा एक ग्राफ आया, हो सकता है. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बी, यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है. मतलब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है. तो या मैक्सिमम पे या मिनिमम पे, दोनों ही पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखता हूँ, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पता है ना स्लोप इज टेंजेंट, तो स्लोप देखता हूँ मतलब टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ मैं. इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए or at point B, in both the cases slopes are 0. Why? Because अभी आपको स्लोप के बारे में बताना चाहिए. So I hope you know
you know what is slope, you know, नहीं पता होगा तो वो बता देता हूँ आपको. I will tell you if you don't know. X-axis, Y-axis. Slope of any line dy by dx equal to m is equal to tan of theta. आपको पता है, ये 11th में मैंने आपको बताया था. किसी भी लाइन का स्लोप आपको मिलता है tan of theta से. तो अगर मेरे पास एक लाइन है जो x एक्सिस को पैरेलल है, एंगल थीटा आप हमेशा x एक्सिस से मेजर करते हो. तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक लाइन था, ऐसा लाइन था, इसका एंगल कभी भी हम x एक्सिस से मेजर करते हैं, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा. ओके, तो इफ आई हैव अ लाइन, मेरे पास अगर एक ऐसा लाइन है जो x एक्सिस को पैरेलल है, मतलब थीटा तो 0 हो गया, क्योंकि हम एंगल ही x एक्सिस से मेजर करते हैं और लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, तो थीटा इज 0. थीटा 0 तो स्लोप 0. तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज 0 स्लोप. मेरे पास और एक लाइन है, दिस वन. इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस 90 डिग्री बनेगा. तो इस लाइन का स्लोप होगा m इक्वल टू tan 90, दैट इज इंफिनिटी, क्योंकि tan 90 इज इंफिनिटी. So any line parallel to y axis has infinity slope, right? इसका मतलब इन बिटवीन कोई लाइन होगा तो उसका स्लोप 0 से लेके इंफिनिटी तक होगा. मतलब स्लोप इंक्रीजेस as you go, as the line is going from parallel to x axis towards y axis, तो slope is increasing from 0 to infinity हो रहा है slope. ये बताना चाहिए, right? This is what you should know. अब as I told you, हमारा इंटरेस्ट y और x के ग्राफ में है. y मतलब फंक्शन f of x, y is f of x, 11th मैथमेटिक्स. ओके, चाहे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब पॉइंट a, चाहे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो मतलब पॉइंट b, आप जब a और b पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, a और b का स्लोप देखोगे तो 0 मिलेगा. बाकी किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ पे C पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप 0 नहीं है. मैं यहाँ पे अगर स्लोप टेंजेंट देखता हूँ तो स्लोप 0 नहीं है. तो स्लोप 0 कहाँ पे है? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे, राइट? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे. फॉर एनी फंक्शन द स्लोप एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज 0, मतलब dy by dx is 0. At point A and B, dy by dx is 0. This is what you should know. Okay, now इसका हमारे क्वेश्चन के साथ क्या रिलेशन है? हमारे पास एक चार्ज था जिसके हमने 2 पीसेस कर दिए, Q1 Q2. दोनों पीसेस को फिक्स्ड सेपरेशन पे रखा है R. हमको पूछा है मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगा, चार्जेस को कैसे स्प्लिट करोगे टू गेट मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स. तो अब मैंने इंटेंशनली यहाँ पे Q2 की जगह पे Q माइनस Q1 लिखा है. व्हाई? बिकॉज K कांस्टेंट, R कांस्टेंट, क्योंकि सेपरेशन कांस्टेंट था. कैपिटल Q कांस्टेंट. व्हाई कैपिटल Q इज कांस्टेंट? क्योंकि टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. मैंने मान लिया मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, फिर मैंने Q1 को 1 दे दिया, बचा हुआ Q2 को 9 दे दिया, या फिर मैंने Q1 को 2 दिया है, इसको 8 दिया है, मैंने इसको 3 दिया है, इसको 7 दिया है, लेकिन टोटल तो कांस्टेंट है ना, इसलिए, है ना. मेरे पास एक चॉकलेट है, अब मैं चॉकलेट को आधा आधा बांटूं या फिर मैं 1/4 और 3/4 बांटूं, चॉकलेट का तो जितना क्वांटिटी है उतना ही रहने वाला है. तो दिस इज द सेम थिंग. सो द आइडिया हियर इज, in this equation of force, R constant, Q constant, K constant, मतलब force is proportional to just Q1 and Q minus Q1, मतलब Q1 into Q2, right? This is what you should know first of all. Okay, तो अगर मैं अब
y एक्सिस पे फोर्स लेता और x एक्सिस पे मैं Q1 लेता, Q1 क्योंकि Q2 तो मैं पहले हटा चुका हूं इक्वेशन से, राइट। तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलने की पॉसिबिलिटी थी, राइट। तो मैक्सिमम फोर्स पे स्लोप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पे स्लोप इज 0। मतलब स्लोप मतलब क्या, आपको मैंने बताया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y क्या है f और x क्या है q1 इक्वल टू 0। तो for maximum force you will have derivative of force with respect to q1 equal to 0, right? So now derivative of force with respect to q1, but what is force? K q1 q minus q1 by distance square, ये force का equation था equal to 0. So this was fourth equation if you remember, मैंने वो लिखा है वहां पे, this is fourth equation. अब क्या क्या कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ q1 into q minus q1, ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे लाके 0 कर देता हूँ, खत्म। आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ q1 into q, क्योंकि ये प्रोडक्ट आ गया, माइनस q into q1 दैट इज q1 स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर q कांस्टेंट, मैं बताया था टोटल चार्ज q कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, तो dq1 by dq1 माइनस, आपको याद है x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखते हो, 2x, ऐसे लिखते हो ना 2x, ओके राइट, करेक्ट। तो फिर इस केस में क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ q1 स्क्वायर क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ q1 स्क्वायर will be 2q1 dq1 by dq1, dq1 by dq1 dq by dq1 1 हो गया इक्वल टू 0, मतलब टोटल चार्ज q माइनस 2q1 इक्वल टू 0, मतलब आपको मिल गया यहाँ पे कैपिटल Q इक्वल टू 2q1, मतलब आपको मिल गया q1 इक्वल टू q by 2, बट एज यू नो q1 plus q2 was total charge q, therefore q2 was q minus q1, that is q minus q by 2, क्योंकि q1 q by 2 आया तो ये भी q by 2 आएगा। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब चार्जेस को आपने इक्वली स्प्लिट किया। तो हमने क्या किया, एक चार्ज था q, उसको स्प्लिट कर दिया q1 q2, फिक्स डिस्टेंस पे रखा है, r कांस्टेंट किया है, फिर हमको फोर्स का इक्वेशन मिल गया k q1 q2 by r स्क्वायर, फिर हमको पता है कि टोटल चार्ज q1 plus q2 q था, तो फिर q2 इक्वल टू q minus q1 आया, तो q2 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने बोला कि k कांस्टेंट q कांस्टेंट r कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ q1 है, राइट। तो हमको पता है कि मैक्सिमम फोर्स होने के लिए डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू q1 शुड बी 0, फिर हमने इस डेरिवेटिव को सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 हमको q1 और q2 की वैल्यू, दोनों की ही वैल्यू q by 2 मिल गई, और हमको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। ओके राइट, दिस इज नॉर्मल लाइफ। तो आपने ऐड देखा होगा ना, मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जलाए, वैसे कुछ होता नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास CET JEE NEET, how much time do we have on an average to solve a question? A few seconds, 1 minute, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इतना कुछ करेंगे हम लोग। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब मुझे पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज k q1 q2 by r स्क्वायर, मुझे ऑलरेडी पता है कि k और r कांस्टेंट है, मतलब फोर्स
प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 है, करेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास जो कैपिटल Q चार्ज था उसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मेरे पास टोटल चार्ज Q जो था वो, मान लो एग्जांपल, वो 10 कूलम था, 10 कूलम चार्ज था। 10 में से 1 इसको दिया, 9 इसको दिया, 2 इसको दे दिया, 8 इसको दे दिया, 3 7, 4 6, 5 5, फिर उल्टा 6 4, 7 3, 8 2, 9 1, है ना। हमको तो चार्जेस को स्प्लिट करना है ना, फिर मैं मेरी मर्जी, 10 में से 1 या 9, 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, 6 4, 7 3, फिर फोर्स बिकॉज इट वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो प्रोडक्ट भी देखते जाओ, जिस जिस केस में चार्जेस का प्रोडक्ट मैक्सिमम, उस केस में फोर्स मैक्सिमम। 9 into 1 is 9, this is 16, this is 21, this is 24, this is 25, वापिस 24, वापिस 21, फिर 16, फिर 9। मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 मैक्सिमम आता है जब आप चार्जेस को इक्वली स्प्लिट करते हो, 5 और 5, राइट। मतलब फोर्स इज मैक्सिमम when F is maximum when Q1 and Q2 both are equal to total charge by 2, half में split कर दिया। So this is when you get maximum. So method number 2 is this. अब आप सोचो लॉजिकली कितना इजी है, बट आई वांटेड यू टू नो आल्सो कि मैथमेटिकली कैसे आता है, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही टोटल चार्ज Q था क्या, Q1 Q/2, Q2 Q/2, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना। अगर मैंने बोला तो टोटल चार्ज 16 कूलम है तो 8 और 8 खत्म। टोटल चार्ज 20 कूलम है तो 10 और 10। टोटल चार्ज 100 कूलम है तो 50-50। Okay, so this is how you are supposed to solve. Next time I don't want you to do all the mathematics, not even writing method 2. Just look at how much is the total charge, आधा आधा करो, force is maximum provided under condition distance between two charges is kept constant। यहाँ पे distance variable नहीं है, okay? और ये सेम चीज आप ग्रेविटेशन में यूज कर सकते हो। So I will keep this for you and I will write it extra here. At y maximum or y minimum, derivative of y with respect to x is 0. अगला question, question number 2. 3 charges 4q, capital Q and small q are in a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively। एक straight line है, यहाँ पे 0, यहाँ पे L/2, यहाँ पे L। आपके पास 0 पे 4q का चार्ज है, यहाँ पे कैपिटल Q का चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल q का चार्ज है। The resultant force on small q will be 0। इस पे टोटल फोर्स 0 होने के लिए कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसा पूछा। तो मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं इसको नंबर देता हूँ, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q to be 0, टोटल फोर्स थर्ड चार्ज पे 0 होने के लिए फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1 एंड फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2, दिस शुड बी इक्वल, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए, और यू कैन से फोर्स acting on 3 due to 1 and force acting on 3 due to 2, this sum should be 0, correct। So what is formula of force?
कैपिटल K मतलब 1/4 Q1 Q2 मतलब चार्ज ऑन 3 चार्ज ऑन 1 Q3 Q1 3 और 1 है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 3 and 1 स्क्वायर प्लस K Q2 Q3 अपॉन R32 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंपल है ना, थर्ड चार्ज पे फोर्स 0 होने के लिए थर्ड चार्ज पे जो पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है और थर्ड चार्ज पे जो सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका एडिशन 0 होना चाहिए, राइट। फिर फॉर्मूला पता है आपको, K निकाल लो कॉमन, व्हाट इज Q3 स्मॉल q, व्हाट इज Q1 4q, डिस्टेंस कितना है पहले और तीसरे में L, यहां से यहां का डिस्टेंस L है, सो R13 और R31 इज इक्वल टू L, तो L स्क्वायर प्लस Q3 is Q, Q2 is capital Q. Distance between these two is R32, that is L by 2. So L by 2 का square should be equal to 0. ये जो K है इसको यहाँ पे लाके 0 कर देंगे, खत्म। So you will get 4Q square by L square equal to, या फिर प्लस small q capital Q L स्क्वायर बाय 4, तो बाय 4 को यहाँ लाते हैं इक्वल टू 0, तो आपको ये मिल जाएगा 4Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर इक्वल टू -4Q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर, 4 और 4 गया, 1Q और 1Q गया, L स्क्वायर और L स्क्वायर गया, तो क्या बचा, स्मॉल q इज इक्वल टू -Q, मतलब क्या बचा, कैपिटल Q इक्वल टू -Q, है क्या -Q, ऑप्शन नंबर। एक लाइन पे 3 चार्ज थे, एक ओरिजिन पे था, दूसरा was at L by 2, तीसरा was at again L by 2, तो तीसरे चार्ज पे टोटल फोर्स 0 होने का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2 शुड बी 0, नेट फोर्स शुड बी 0, ओके। तो फिर क्या ही करना है, कूलम्ब्स लॉ, you should know how to find out force between two charges. तो find out force between third and first, third and second, दोनों को ऐड करो इक्वल टू 0 बोलो, खत्म, डन। This is how you are supposed to solve this question. अगला क्वेश्चन, a charge capital Q is divided into two parts, small q and capital Q minus Q. तो अभी ये क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व करने वाले हैं, एज आई टोल्ड यू I want you to be trained to solve questions orally. हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, उसके दो टुकड़े कर दिए, एक को बोला स्मॉल q, दूसरे को बोला कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। आपको पता है ये Q1 था, इसको Q2 बोला था, पता है आपको, ओके। If the coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q by small q should be, मैंने पहले ही बताया आपको कि Q1 should be Q by 2, for force to be maximum Q1 should be total charge by 2, total charge कितना है Q by 2, है ना। हमने क्या किया, एक स्मॉल q चार्ज बोला है, एक को कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बोला है, by referring to the previous example, example number 1, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए फर्स्ट चार्ज विच इज स्मॉल q, इट शुड बी टोटल चार्ज बाय 2, तो आ गया कैपिटल Q बाय स्मॉल q इक्वल टू 2, खत्म। क्या सॉल्व किया हमने, नथिंग। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होता तो पूरा मैथमेटिक्स वापस करते, सिंपल है। फोर्स मैक्सिमम होने के लिए Q1 भी टोटल चार्ज बाय 2 चाहिए, Q2 भी टोटल चार्ज बाय 2 चाहिए, डन, नथिंग एट ऑल, डन। आप दोनों से ला सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो Q2 which is Q minus Q should be equal to Q by 2, ठीक है, यहां से भी आंसर वही आएगा, तो कैपिटल Q minus Q by 2 is equal to Q, तो Q by 2 is equal to small q, तो कैपिटल Q by small q is 2, वही आंसर आया। Q1 से निकालो, Q2 से निकालो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम आता है। An infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates 1, 2, 4, 8, infinity
if a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? Very good. हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे एक ये ओरिजिन है, फिर आपके पास 1, then 2, then 4, then 8, so on so forth. यहाँ सब इस सब पे आपके पास 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस है अप टू इंफिनिटी। 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, ऐसे हर एक पॉइंट पे चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, और ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है, ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है। तो व्हाट इज द टोटल फोर्स हियर? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोल दूंगा इसको ओरिजिन, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो टोटल फोर्स ऑन द ओरिजिन इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज एट सी प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज एट डी, so on so forth, right? How do you find out forces? Okay, right? फोर्स कैसे निकालते हो? K मतलब 1/4π0 Q1 Q2। यहाँ पे फोर्स ऑन ओरिजिन पूछा है, तो फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू डी, राइट? तो ओरिजिन पे चार्ज जो है Q ओरिजिन इंटू चार्ज केप्ट एट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए स्क्वायर, प्लस क्योंकि हर एक में के 1/4π0 तो हर एक में आएगा ना। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई कर दूंगा, तो के। अब यहाँ पे जो चार्ज है बी पे और ओरिजिन पे, इसमें कितना फोर्स, इसमें कितना फोर्स, तो वही कैपिटल के Q एट ओरिजिन Q एट बी अपॉन आर ओ बी स्क्वायर प्लस कैपिटल के Q एट ओरिजिन Q एट पॉइंट C बाय डिस्टेंस R O C स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सब में से K कॉमन निकाल लो। Q एट ओरिजिन इज 1 कूलम और बाकी हर जगह पे 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम है, तो 10⁻⁻6 ओके अपॉन RO डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज 1, ओरिजिन और 1 इसका डिस्टेंस 1 ही होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, सो सो फोर्थ। तो ये 1 स्क्वायर प्लस ओरिजिन पे चार्ज 1, बी पे माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इज 2 स्क्वायर प्लस सी पॉइंट पे देखोगे तो 1 10⁻⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डी पॉइंट पे देखोगे तो 1 10⁻⁻6 अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा इन्फिनिटी चार्जेस है हमारे पास। तो के 10⁻⁻6 सब में से कॉमन, 1/1 स्क्वायर इज 1, 1/4, 1/16, 1/64, so on so forth, करेक्ट। अब ये तो बन गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाई यू नीड मैथमेटिक्स। और ये क्वेश्चन सीईटी जेई नीट तीनों में आ चुका है, तो यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए। It was asked in all of these exams. So this is a geometric progression. Geometric progression. ये ऐसा ही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी पूछा है। With first term, geometric progression का पहला टर्म को कभी भी a से डिनोट करते हैं, जो हमारे केस में 1 है। With first term a is equal to 1 and common ratio कैसे निकालते हो? कॉमन रेशियो आप निकालते हो 1/4 को 1 से डिवाइड करो, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट से करो, थर्ड को सेकंड से करो, फोर्थ को थर्ड से करो, फिफ्थ को फोर्थ से करो, तो रेशियो कॉमन आता है। 1/4/1 दिस इज 1/4, 1/16/1/4 इज 1/4 विद कॉमन रेशियो r इक्वल टू 1/4। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी।
okay, sum of n terms of a geometric progression, जिसको जीपी बोलूंगा मैं, is Sn equal to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. ये 11th मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए था, right? Good. But if number of terms are infinity, क्योंकि हमारे केस में इन्फिनाइट है ना, तो s infinity is equal to a 1 minus r raised to infinity 1 minus r, but r is 1 by 4 which is less than 1. इस केस में r raised to infinity आता है 0, therefore r raised to infinity is 1 by 4 raised to infinity. This is 1 upon 4 raised to infinity. Anything raised to infinity is infinity, and 1 upon infinity is 0. Okay, तो 0 मतलब r raised to infinity 0 आ गया. Therefore sum of infinite terms is a 1 minus 0 upon 1 minus r. तो a upon 1 minus r. अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता, हाँ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज a upon 1 minus r. लेकिन कैसे आया, I wanted to tell you कि ऐसे आया, because mathematics you have to do. Okay, so therefore हमारे पास जो 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus so on, ये सारे जो terms है, this is equal to a is first term is 1 minus 1 by r, common ratio is 1 by 4, है ना. a हमारे पास 1 है, r हमारे पास 1 by 4 है, तो ऐसा लिखा मैंने. तो ये आ गया हमारे पास 1 upon 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, so ये टोटल आ गया 4 by 3. Therefore total force is, टोटल फोर्स का इक्वेशन क्या था देखो, k 10 power minus 6 और ये पूरा जीपी का एडिशन, तो k into 10 power minus 6 और जीपी का एडिशन 4 by 3. बट k आपको पता है 1 upon 4 pi epsilon 0 होता है, उसका SI सिस्टम में 9 into 10 power 9 वैल्यू होता है, into 10 power minus 6 into 4 by 3. 1 जा 3 जा 3 4 जा 12 और 10 पावर 9 और यहाँ पे 10 पावर minus 6, तो 10 पावर plus 3 बचेगा, मतलब 12,000 न्यूटन का टोटल फोर्स होना चाहिए. 12,000 न्यूटन का टोटल फोर्स है. गुड, सिंपल, extremely simple question, and this is in reality a simple question. Next question, question number 5th. Up, as you know, I have told you earlier also कि आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो 3 चार्जेस Q, capital Q, small q and small q are placed at vertices of a right angle triangle as shown in figure. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if capital Q is equal to, I will first give some number, ये charge number 1, ये 2, ये 3. मैंने आपको वो बहुत बार बताया है, टोटल या नेट potential energy, net electrostatic energy K U is 1 upon 4 pi epsilon 0 summation over all pairs QI QJ upon RIJ, right? अभी 3 चार्जेस के लिए if you remember ये आता है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23. सारे पेयर्स हो गए क्योंकि 3 ही चार्जेस थे, तो 1 2 1 3 2 3. अब ये A है, ये भी A है, क्यों A है, वो उन्होंने बोला राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये √2a आ गया हाइपोटेन्यूज. मतलब इफ यू सी
चार्ज नंबर 1 और 2 में डिस्टेंस a, चार्ज नंबर 2 और 3 में डिस्टेंस a, चार्ज नंबर 1 और 3 में डिस्टेंस √2a, और चार्ज नंबर 1 is capital Q, charge number 2 and charge number 3 are both plus small q. तो substitute करो, therefore total potential energy is 1/4 pi epsilon 0. Q1 Q2, Q1 is capital Q, Q2 is small q upon distance is a, okay, plus Q1 Q3, Q1 is capital Q, Q3 is small q upon distance is √2a, plus Q2 Q3, Q2 is q, Q3 is q, distance is a, right? Okay, तो potential energy is 1/4 pi epsilon 0. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, that's it. So in any case आप इसको सॉल्व करो, आप इसमें से स्मॉल q by a कॉमन निकाल सकते हो, तो पहले बचेगा q, पहले टर्म में बचेगा q, दूसरे में बचेगा q by √2, तीसरे में बचेगा जस्ट सिंगल q, राइट? ओके, गुड. देन आपको बोला है कि ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट गिवन इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by a. अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मिल जाएगा √2 कैपिटल Q प्लस q by √2 प्लस q. अब ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट करके 0 कर देंगे हम लोग, तो 0 इक्वल टू √2 प्लस 1 बाय √2, कैपिटल Q कॉमन निकाल लिया प्लस स्मॉल q. मतलब आपको फाइंड क्या करना है, आपको कैपिटल Q फाइंड करना है. ओके, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट कैपिटल Q. तो इसका मतलब ये है कि √2 plus 1 by √2 into capital Q equal to minus q. Okay, right? Good. So which means capital Q is minus √2 q upon √2 plus 1, √2 plus 1. ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी. आप बोलोगे कैसे ऑप्शन नंबर बी? यहाँ तो √2 है, वहां तो 2 है न्यूमरेटर में. हाँ तो फिर क्या ही है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर लो. मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 एक्स्ट्रा आ गया. √2 into √2 is 2 minus 2q. √2 into √2 is 2 plus 1. ओके, करेक्ट, प्लस 1 ना. ये छोटे छोटे गलतियां होती रहती है. √2 into √2 is 2, √2 into 1 is √2. तो ये गलती मत करना, ये √2 आएगा. आगे अभी ऑप्शन नंबर बी देखो है -2q upon 2 plus √q. गुड. तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड नो. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज मस्ट you should know what is potential energy formula, by the way, right? Good. So that much is sufficient for today, क्योंकि आप लोगों को जरूरी था to know what is the required mathematical background behind geometric progression and this particular derivative concept. So we will stop here for today. With more questions, we'll continue tomorrow.